हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट TRF प्रीति। यहाँ जुड़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर जो है हम रेगुलर क्लास की अपडेट्स और साथ ही साथ आपको जो क्लासेस होती है उसके नोट्स भी जो है आपको यहीं इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसका टेलीग्राम लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो ज़रूर जुड़िए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण हम पढ़ने वाले हैं। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, कि क्या है, एग्जाम में इसके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब बातें हम करेंगे। और जो है इसे हम 3 क्लास के अंतर अंदर ही क्या कर लेंगे, इसे फिनिश कर देंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। बिल्कुल कहीं पर भी कुछ भी चीजें बाहर नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो जो है लगभग पास में ही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और बस एक चीज़ और कहूंगी कि जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। शेयर करना क्यों ज़रूरी है आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा टॉपिक है जो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। आप सब जानते हैं इस वक्त भी हम कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से, कि मैं अपनी विचार जो है आप तक पहुंचा रही हूँ। तो अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपनी सोच का, अपनी कोई संदेश पहुंचाना, कोई सूचना देना है, तो ये सब चीजें क्या होती है? कन्वर्सेशन होता है। क्या है? एक संप्रेषण का भाग है। ठीक है। संप्रेषण, अब जरा इसकी जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है? संप्रेषण का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या संप्रेषित करना है। सिंपल सीधी एकदम, कहीं पर भी कोई मुझे लग नहीं रहा कि किसी का कोई डाउट हो सकता है इस बात पर। एकदम इजी लैंग्वेज में दिया है। क्या है? संप्रेषण सामान्य अर्थ में क्या है? किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या फिर संप्रेषित करना है, वही क्या होता है? संप्रेषण होता है। संप्रेषण अंग्रेजी के कम्युनिकेशन से बना है। कम्युनिकेशन शब्द का जो है वो हिंदी अनुवाद है। इस इसकी शब्द व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस किससे हुई है? कम्युनिस्ट, ये याद रखना है। कम्युनिस्ट जो है एक शब्द है लैटिन भाषा का, उससे जो है क्या बना है? कम्युनिकेशन बना है या कम्युनिकेट बना है, जिसका अर्थ होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य यानी कि कॉमन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पहले पूछी जाती थी, हो सकता है आप भी पूछ ले। अभी इतना कॉमन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हमारा क्या काम है? हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है ताकि आपको समझ में भी आए। क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ हवा में चीजें पढ़ ले और हमें समझ में ही ना आए कुछ। ठीक है। मेरा काम क्या होता है? मेरा काम क्या है कि आपको वो पढ़ाऊं जो आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन उस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको वो चीज कभी भूले ना। और मतलब भूले ना इन द सेंस कि आपको वो समझ में आए। ऐसा नहीं कि हमने ऊपर ऊपर एग्जाम के लिए पढ़ लिया तो उससे आपका नेट हो सकता है, JRF होना मुश्किल है। क्योंकि JRF होने के लिए आपका क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अर्थ क्लियर हो गया कि सामान्य अर्थ क्या है। और जो है कम्युनिकेशन जो शब्द है वो हिंदी अंग्रेजी का कम्युनिकेशन का जो है संप्रेषण हिंदी अनुवाद है। और ये कम्युनिकेशन आया कहाँ से है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है पॉइंट? अगला पॉइंट कहता है कि संप्रेषण की परिभाषा क्या है। हमने अर्थ जान लिया, ठीक है ना, हमने अर्थ समझ लिया कि अर्थ क्या है उसका। अब जो है हमें देखना है इसकी परिभाषा है, जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने और किथ डेविस ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो मैंने यहाँ 2 ही रखी है। बहुत सारी पढ़ने का कोई मतलब नहीं, कि परिभाषा पूछता भी नहीं है, लेकिन हमें समझने के लिए इसको मैंने सिर्फ यहाँ पर रखा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी इत्यादि का विनिमय, यानी कि क्या करना? आदान प्रदान करना। विचारों, जानकारी इत्यादि का विनिमय या फिर किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित में हो। ठीक है ना। देखिए, किसी भी तरीके से हो सकता है, मौखिक हो सकता है और सांकेतिक भी हो सकता है। संप्रेषण जो है जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ बोलकर या लिखकर ही करें, यानी कम्युनिकेट हम सिर्फ बोलकर। इस वक्त मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, लिखा हुआ भी दिख रहा है आपको, तो लिखित और मौखिक दोनों हो रहा है। लेकिन मैं साथ साथ आपके यहाँ पर कुछ संकेत भी यूज कर रही हूँ ना। जैसे मैंने कुछ बोला है, अगर मान लीजिए, देखिए जर्नल भाषा में, जर्नली हम बहुत सारे संकेत जो है प्रयोग करते हैं। हमें पानी पीना है, हम बोलना नहीं है, और हमने अपने छोटे भाई बहन को देखा और उसको बोलना है कि पानी पीना है, तो हम क्या करेंगे कि मुझे ऐसे करके बोलेंगे पानी पीना है। या उसको बुलाना है तो हम क्या करेंगे?
इधर आओ या इधर आओ, इस तरीके के जो है हम कुछ साइन यूज करते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपका लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा इन सभी में हो सकता है। और यही क्या है, कम्युनिकेशन है। किसके अनुसार है ये, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हम ये देख रहे हैं। क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए, विचारों, जानकारी इत्यादि का विनिमय, विनिमय करना यानी कि लेन देन करना, किसी और तक पहुंचाना या फिर बांटना, चाहे वह लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो, संप्रेषण है। ठीक है। अगले किथ डेविस क्या कहते हैं, संप्रेषण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जाहिर सी बात है, देखिए यहां से कोई चीज गई, सेंडर ने कोई चीज दी, उसे ने उसको किसके पास गई, वो रिसीवर के पास गई, फिर रिसीवर ने उसका आंसर दिया। तो एक तरीके से प्रक्रिया क्या है, चलती रहती है। अभी मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ, आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे कि मैम ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जो चलती रहती है। ठीक है ना, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा अपने संदेश, विचारों का आदान प्रदान दूसरे व्यक्ति से किया जाता है। ठीक है, ये जो है यहाँ तक पॉइंट ये खत्म हो गया इनका, कि क्या कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया है। अगर पूछ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन के, संप्रेषण को प्रक्रिया किसने कहा है या प्रोसेस किसने कहा है, तो वो कौन है, किथ डेविस ने कहा है। ठीक है, इनका एक चीज और पॉइंट है, इनका एक मानना और है कि ये क्या मानते हैं कि इन्होंने माना है कि संचार के लिए कम से कम दो व्यक्ति चाहिए। क्या बोलते हैं कि अकेला इंसान क्या नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आप वो भी होता है एक तरीके का कम्युनिकेशन, वो भी है जब आप अपने से ही बात कर रहे होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तब उसमें आपको देख पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको किथ डेविस के बारे में बता रही कि वो क्या कहते हैं। तो किथ डेविस ने क्या कहा है कि संप्रेषण करने के लिए, संचार करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति होना जरूरी है, जो कि एक सेंडर हो सकता है और एक रिसीवर हो सकता है। और यही चेंज होकर जब ये सेंडर ने रिसीवर को बात कही, जब ये कह रहा है तो ये सेंडर हो गया, और जब रिसीवर ने दोबारा इसे बात कही तो फिर ये क्या हो गया, ये सेंडर हो गया और ये रिसीवर हो गया। तो ये इस तरीके से चलता रहता है प्रोसेस। तो ये थी परिभाषा। परिभाषा से आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कम्युनिकेशन क्या है, और जनरली भी हम इसके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं इसकी विशेषताओं की तरफ, या फिर इसकी प्रकृति हम बोल सकते हैं इसको। विशेषताएं क्या होती है, क्या प्रकृति है, क्या चीजें इसमें यूज की जाती है, मतलब क्या है उसकी विशेषता, क्या है, इसको हम जो है देखेंगे। चलिए तो एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या है विशेषताएं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, संप्रेषण एक स्थिर कार्य नहीं है। क्या है, क्या रुका हुआ है, नहीं, ये रुक के नहीं चल सकते, सतत प्रक्रिया है ना, गतिशील प्रक्रिया है, एक गतिशील प्रक्रिया है। सूचना का आदान प्रदान एक सतत प्रक्रिया ना, कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया। सतत मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, जो चले, जो एक साथ चलती रहे, ऐसा नहीं कि रुक रही है। रुक जाएगी तो क्या होगा, कम्युनिकेट ही नहीं होगा फिर तो, राइट। अगर जो चीज रुक जाएगी वहीं पर तो क्या होगा, कम्युनिकेट जो है वो बंद हो जाएगा। और ये कैसे है, इसीलिए तो प्रोसेस बोल रहे हैं। प्रोसेस क्या होता है, चलती रहती है ना, प्रक्रिया है। पहले मैंने कुछ कहा, आपने सुना, आपको कोई क्वेश्चन आया माइंड में, आपने मुझसे कहा, मैंने सुना, तो इस तरीके से ही क्या होगा, चलता रहेगा। साइकिल एक तरीके से जो चलती रहती है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि गतिशील प्रक्रिया है या फिर सतत प्रक्रिया, यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एक, जो चलती रहती है। ये पहली विशेषता है किसकी, संप्रेषण की। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसके लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। देखिए, अगर हमें कम्युनिकेट करना है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी, तब दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। अदरवाइज हम खुद से भी चिंतन मनन करते हैं, अंदर ही अंदर हम संप्रेषण भी करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, खुद से पर्सनल कम्युनिकेट हो जाता है वो। ठीक है, इसके आगे क्या है, यह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है, यानी कि ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। देखिए, फॉर्मल कब होगा, इनफॉर्मल कब होगा, ये भी हम प्रकार में पढ़ेंगे। और फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब ऑफिशियली बात हो रही होती है, ऑफिस लेवल, मतलब कि जब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे होंगे, एज एम्प्लॉयमेंट अगर आप बात कर रहे होते हैं, तो वो औपचारिक यानी फॉर्मल बात होगी। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। लेकिन जब आप अपने घर के अंदर है, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वो जो है औपचारिक बातें नहीं होंगी। वो कैसे होगी, इनफॉर्मल होगी, अनऑफिशियल होंगी। यानी क्योंकि हम अलग, एक तरीका होता है हमारा बातचीत करने का, और ऑफिस में या फिर हमारे काम की जगह पर हम अलग तरीके से बातचीत करते हैं। तो वो अगला पॉइंट क्या कहता है, यह एक मार्गीय या द्विमार्गीय भी हो सकता है। अब एक मार्गीय का मतलब क्या है, जब सिर्फ इस वक्त जो है ये एक मार्गीय हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप अभी कुछ नहीं कह पा रहे, सिर्फ मैं बोल रही हूँ, अभी के लिए कह रही हूँ। लेकिन कभी भी टीचिंग एक मार्गीय नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब तक स्टूडेंट उसको समझकर वापस उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, क्या समझा क्या सीखा, वो पैराफ्रेजिंग नहीं करेंगे,
तो पैराफ्रेजिंग क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जब तक वो नहीं करेंगे इस चीज को, तब तक जो है टीचिंग और हमारा पढ़ना जो है वो अधूरा है। लेकिन इस वक्त मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये एक मार्ग है। या फिर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लूँ तो भाषण देना जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एक मार्ग, जहां पर जो है पब्लिक बैठी हुई है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और नेता जो है वहां पर भाषण दे रहा खड़ा होकर, बाकी लोग आराम से शांति से सुन रहे हैं। तो वो क्या है, एक मार्गीय। वहीं अगर द्विमार्गीय की बात करें तो द्विमार्गीय क्या होता है, जहां पर मैं बोल रही हूँ साथ में आप भी बोल रहे हैं। इस वक्त अगर हम एक ऑफलाइन क्लास में बैठे होते या फिर ऑनलाइन में भी बैठे, तो अभी इस वक्त आप लाइव चैट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कि मैम यहाँ पर ये क्या चीज है, मुझे समझ नहीं आई या ऐसे है। तो ये चीज क्या होगी, द्विमार्गी हो गई। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, आप समझ रहे हैं और आप समझकर उस पर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में कोई डाउट आता है और नहीं आता है तो आप वो भी बता रहे हैं कि मैम एकदम क्लियर है। राइट। तो द्विमार्गी ये होता है। और संप्रेक्षण को तभी, अब शक्तिशाली भी तभी माना जाता है या फिर प्रभावी भी तभी माना जाता है जब उसकी प्रतिपुष्टि भी हो, यानी कि उसका फीडबैक मिले। अब मैं जब भी तो आपको बोलती हूँ कि आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू बताइएगा। तब तक मेरी जो ये मेहनत है, जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ पीडीएफ बनाने में, सेट करने में, क्या चीज कब कहाँ पर कैसे बतानी है आपको, क्लास सेट करने में, सब चीजें, ये तब तक मेरे लिए बेकार है जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देते। और फीडबैक आप लोग देते हैं, काफी लोग हैं जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि मैम अच्छा है, ये वो बहुत सारी चीजें। तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं, जब आप शेयर करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं। तो ये चीज क्या है, ये फीडबैक ही तो है ना। जब जो मुझे आपसे मिल रहा है, आपको अच्छा लगा, आपने वीडियो को लाइक किया, आपको वो और अच्छा लगा तो आपने क्या किया, उसको कमेंट के थ्रू बताया कि मैम क्लास अच्छी थी, थैंक यू, या फिर अच्छा लगा और क्लास आनी चाहिए, ऐसा सब। ये चीज क्या है, ये फीडबैक है। और फीडबैक जब तक नहीं मिलता तब तक संप्रेक्षण जो है वो अधूरा रहता है, द्विमार्गीय संप्रेक्षण जो होता है। तो संप्रेक्षण को तभी प्रभावी माना जाता है जब प्रतिपुष्टि भी संप्रेक्षण प्रक्रिया का अंग हो, अर्थात द्विमार्गीय संप्रेक्षण हो। समझ में आया। तो संप्रेक्षण जो है प्रभावशाली कब होगा, जब वो द्विमार्गीय होगा। और द्विमार्गीय कैसे होगा, जब मैंने कहा और सामने वाले ने यानी किसी ने भी कहा और सुनने वाले ने यानी कि रिसीवर ने उसका फीडबैक दिया, यानी कि उसके बारे में वापस रिप्लाई किया और बताया कि हाँ भाई आप ये चीज ऐसे है और ऐसे है, ऐसे नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन जो है एक तभी पूरा होगा या फिर तभी जो है प्रभावी कहलाएगा जब जो है क्या होगा, उसका फीडबैक जो है दिया जाएगा। क्लियर। अगला पॉइंट क्या कहता है, यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैसे होता है, देखिए प्रत्यक्ष कैसे, जो डायरेक्ट बात हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये इनडायरेक्ट भी होता है। राइट। कभी कभी इनडायरेक्ट भी होता है, जैसे कि मम्मी की डांट, कम्युनिकेशन है। मम्मी कहती है हाँ अभी बताती हूँ तुझे आकर। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं, मम्मी ने कोई काम बोला और हमने कहा मम्मी मम्मी आते हैं, हम अभी 2 मिनट में आते हैं, करते हैं। तो मम्मी क्या कहती है, हाँ अभी बताती हूँ तुझे आकर। तो क्या काम बताने वाली है आकर मम्मी, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। क्या करने वाली है, तो वो आकर क्या देंगी, हमें प्रसाद देंगी, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इट्स एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया। तो ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। ये था हमारा 5th पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है, समरूपता और अनुपूरकता दोनों अच्छे संप्रेषण है। ये संप्रेषण है भाई, इसको ठीक कर लेना। संप्रेषण है के संप्रेषण के आदान प्रदान का अभिन्न अंग होते हैं। समरूपता समानता को दर्शाती है और अनुपूरकता अनुपूरकता विशेषताओं में मतभेद को दर्शाती है। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। देखिए समरूपता क्या है, समानता। एग्जाम्पल से समझिए, क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। आप ही समझ लीजिए, हमारी क्लास में 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनका जो है पेपर 1 बहुत अच्छा है। पेपर 1 में भी उनकी यूनिट जो है जो है जैसे कि पेपर 1 बहुत अच्छा है और उन्हें समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर है उनको पेपर 1 का सभी की सभी यूनिट दोनों की। तो ये क्या होगी, समरूपता होगी, समानता होगी। दोनों एक लेवल पर, दोनों बातचीत करके उस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है ना। उसने उसका टेस्ट ले लिया, उसने उसका टेस्ट ले लिया, उसने उससे कुछ पूछ लिया, उसने उससे कुछ पूछ लिया। इस तरीके से क्या है, समरूपता रहेगी। उसके उसके अलावा अनुपूरकता की अगर मैं बात करूं तो अनुपूरकता का मतलब क्या है कि उसी में पेपर 1 में ही हमारी क्लास में कोई पेपर 1 के अंदर कोई बच्चा रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा है और कोई बच्चा कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है या फिर आईसीटी में बहुत अच्छा है। ठीक है। तो जिसका रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा है उसका जो है आईसीटी अच्छा नहीं है, जिसका आईसीटी अच्छा है उसका रिसर्च अच्छा नहीं है। तो दोनों क्या कर सकते हैं, आपस में अपनी अपनी क्वालिटीज को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं, है ना। उसका रिसर्च अच्छा है और इसका रिसर्च अच्छा नहीं है, यानी कि स्टूडेंट ए का, जैसे कि अभी मुझे नाम आ रहा है आरती सिंह, जो है वो आरती है जो मैसेज करती है, हमारे स्टूडेंट हैं। तो वो जो है
मान लीजिए आरती की रिसर्च अच्छी है और साथ ही साथ राशि उनका जो है आईसीटी अच्छा है और उनका रिसर्च अच्छा नहीं है, और वही जो है आरती की रिसर्च अच्छी है पर आईसीटी अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे दोनों एक दूसरे को दोनों आदान प्रदान कर सकते हैं कि उसने उसको रिसर्च समझा दिया और उसने उसको आईसीटी, तो इससे क्या होगा दोनों जो है एक लेवल पर आ जाएंगे और दोनों की जो है जो है अनुपूरकता आ जाएगी, यानी ये विशेषता है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस समझिए आप, क्योंकि यहाँ पर टर्मोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन में, रिसर्च में, आईसीटी में यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, टर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो समरूपता और अनुपूरकता का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। समरूपता का मतलब जब दोनों स्टूडेंट एक ही लेवल पर हैं तब भी वो आदान प्रदान करके कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनका जो है अच्छी चीजें होंगी, और जब वो एक की एक चीज अच्छी है, एक का दूसरा सब्जेक्ट अच्छा है, तब भी वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करके उन दोनों को क्या कर सकते हैं, अपनी अच्छी चीज दूसरे को दे सकते हैं और अपनी जो दूसरा स्टूडेंट है वो अपना अच्छे पॉइंट्स उसको दे सकता है, इससे क्या होगा दोनों की जो कमियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, राइट। अगला पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट नंबर 7, भाव प्रदर्शन संप्रेषण को संकेतों के माध्यम से भी आयोजित किया जा सकता है। अब क्या कह रहा है, बहुत ही इजी है चीजें, कह रहा है कि भाव प्रदर्शन मतलब अपनी फीलिंग्स को जब हम प्रदर्शित करते हैं, हमारे जो भावनाएं हैं उन्हें प्रदर्शित करते हैं, भाव प्रदर्शन संप्रेषण को संकेतों के माध्यम से भी आयोजित किया जा सकता है, यानी कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया ना आपको कि इधर आने के लिए इधर आओ, हमारे भाव है कि हम उसे बुला रहे हैं, कोई भी भावना हो सकती है और कुछ जैसे कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं तो घर जाकर मम्मी को जो है गले लगाना, ये भाव, ये संकेत है, हमने संकेत दिया, या हम बहुत ज्यादा दुखी हैं तो हम रोए या उदास हुए इस तरीके से, तो ये सारी चीजें क्या है, सांकेतिक तौर पर हमने क्या कर दिया है, संप्रेषण किया है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स है, इसमें और भी पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे जो मुझे आपको बताना चाहिए था, कि आपको ये पता होने चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हो सकता है, ये इसकी विशेषताएं हैं। तो आई होप 7 के 7 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से समझ लेना है, ये भी संप्रेषण के प्रकार, प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ संप्रेषण, यहाँ पर जो है आपको टाइप्स ऑफ संप्रेषण देखना है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे वही कि पर्सनल जो कम्युनिकेशन कैसे होता है, अंतर व्यक्ति क्या होता है, औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है, लिखित मौखिक, यहाँ पर जो है अब किस किस वर्गीकरण में आते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है संप्रेषण के प्रकार में आता है संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण, संबंधों के आधार पर जब बताएंगे तब। तो अवैयक्तिक संप्रेषण क्या होता है, अवैयक्तिक संप्रेषण, संप्रेषण व्यक्ति संप्रेषण, यहाँ से कॉमा है, संप्रेषण व्यक्ति संप्रेषण को आत्म चर्चा यानी व्यक्ति संप्रेषण, अव्यक्तिक को व्यक्ति संप्रेषण भी बोल रहा है क्योंकि पर्सनल है, तो व्यक्तिक संप्रेषण को आत्मचर्चा, कॉमा है यहाँ पर भाई, कॉमा आत्मविचार, या है ये क्या नहीं है, या थोड़ी बहुत मिस्टेक तो चलती है, अब क्या कर सकते हैं, हिंदी की टाइपिंग है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है। आत्मचर्चा या फिर आत्मविचार या फिर आत्म मंथन के रूप में भी जाना जाता है, जो मैंने अभी अभी बात की कि जब हम खुद से ही बातचीत कर रहे होते हैं, खुद से मंथन कर रहे होते हैं, कुछ विचार हमारे माइंड में जो आ रहे होते हैं, जैसे अब एग्जाम आने वाला है, आप सोच समझेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो क्या करेंगे, विचार करेंगे ना, आत्मविचार करेंगे कि हाँ भाई ये चीज होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, मुझे इतने टाइम पढ़ना चाहिए, इतने टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर इतनी देर पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सब चीजें हम सोचेंगे, तो वो कैसा संप्रेषण कहलाएगा, वो कहलाएगा अवैयक्तिक संप्रेषण। क्या कहलाएगा, अवैयक्तिक संप्रेषण। तो ये आपको याद रखना है कि क्या कहलाएगा, अवैयक्तिक संप्रेषण। आत्ममंथन के रूप में भी जाना जाता है, इसमें संदेश जो है वो प्रेषक एवं संदेश प्राप्तकर्ता, ये प्राप्त करता है, ठीक है, संदेश प्राप्त करता एक ही व्यक्ति होता है। क्यों भाई एक ही व्यक्ति होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक ही व्यक्ति क्यों है, क्योंकि हम खुद ही सोच रहे हैं और खुद ही क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। पहले हमने सोचा कि रात में बैठकर पढ़ना ना ठीक होगा, तो फिर फिर मेरे को कुछ याद आया, कुछ ध्यान में आया कि अरे रात को तो ना ये प्रॉब्लम होगी, मुझे नींद आएगी, या हो सकता है आसपास शोर ना हो, कुछ हो जाए, कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम, तो हमें याद, फिर हम सोचेंगे हाँ दिन में बैठकर पढ़ना ठीक होगा और इस टाइम में पढ़ना ठीक होगा। तो क्या करा, आपने खुद को सुना और आपने ही जवाब दे दिया, तो आप ही प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब सेंडर है, और आप ही क्या है, प्राप्त करता है, ठीक है। अब अव्यक्तिक का इंग्लिश में क्या कहेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकंड दीजिए। तो इसको जो है अगर हम कहें
इम्पर्सनल, ठीक है ना। तो आप इम्पर्सनल, ये इंग्लिश वालों के लिए है, अगर उनको हिंदी में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कई बार ऐसा होता है हिंदी के शब्द हमें समझ में याद नहीं रह पाते, या कुछ ऐसा हो जाता है कई बारी, तो आप इंग्लिश में भी उसे याद रख सकते हैं। तो क्या कहेंगे, इम्पर्सनल, जब हम खुद से बातचीत कर रहे होते हैं, आत्म मंथन कर रहे होते हैं या आत्म विचार कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप में आएगा, संबंधों के आधार पर आएगा। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये इस अव्यक्तिक कहते हैं, याद रखना है। अव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक में अक्सर जो है प्रॉब्लम आती है, समझने में कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना। तो अंतर्व्यक्तिक क्या है, इंटरपर्सनल, ये शब्द याद रखना है आपको, इंटरपर्सनल, ठीक है ना। ये क्या है, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है, जब हम दूसरे से बात कर रहे होते हैं, इंटरपर्सनल, ठीक है ना। और वो क्या हो गया, इम्पर्सनल हो गया। आप दोनों को याद रखेंगे। इसके लिए इंटरपर्सनल का प्रयोग होता है वर्ड का, और यहाँ पर इम्पर्सनल का प्रयोग होता है, यानी IMM, ठीक है ना। ई लगा लीजिए। तो ये जो है यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है। अव्यक्तिक हो गया। अब आते हैं अंतर्व्यक्तिक पर। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण से तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान से है। इसमें आपको सिर्फ इतनी बात समझने वाली है कि क्या है, कि दो व्यक्तियों के बीच जब विचारों का आदान प्रदान हो रहा होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण जो है कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मतलब कि वही बातें हैं कि आप अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का जब आदान प्रदान दूसरों से कर रहे होते हैं, तब जो है वो कैसा कहलाता है, इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन या फिर अंतर्व्यक्तिक कम्युनिकेशन कहलाता है। इसका तीसरा पॉइंट है समूह संप्रेक्षण। समूह संप्रेक्षण क्या है भाई, समूह में जब आप ग्रुप में बात कर रहे होते हैं, देखिए पहले खुद से बात कर रहे हैं, अव्यक्तिक इम्पर्सनल, फिर किसी अपने दोस्त से या एक अलग व्यक्ति से बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल, फिर जब आप ग्रुप में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यह है अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का ही विस्तार है, जहां दो से अधिक व्यक्ति जो है वो विचारों एवं कौशल का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एग्जाम्पल आपको दिया, यहाँ पर जो है कुछ भी बोल सकते हैं आप। जैसे कि क्लास में टीचर है, और बहुत क्लास में जो है स्टूडेंट है, ठीक है ना। समूह संप्रेक्षण का एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, कमेटी मेंबर्स है जो आपस में बात कर रहे हैं, समूह, एक पैनल है जो आपस में बात कर रहा है, टीचर्स है जो आपस में बात कर रहे हैं, तो ये समूह संप्रेक्षण कहलाएगा। वहां पर जो है एक व्यक्ति बोल रहा है, तो बाकी लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और बाद में उसका क्या करेंगे, जवाब देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको अंतर्व्यक्तिक का क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा उसका जो है विस्तार कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति सुन रहा है, या एक से ज्यादा, एक या दो व्यक्ति सुन रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, और यहाँ पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जो है आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो है जन संप्रेक्षण, ठीक है ना। ग्रुप कम्युनिकेशन, उसके बाद जन संप्रेक्षण, यानी कि क्या, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन आज के समय पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। आजकल जो है सब काम ऐसे ही हो रहे हैं। आधुनिक युग में जन संपर्क क्षण काफी प्रचलित शब्द है। जनसंपर्क यानी कि जनता से संपर्क करना, ठीक है ना। जनसंपर्क जो है काफी प्रचलित, ये क्षण नहीं है, जनसंपर्क ही बहुत है, यहाँ पर क्षण किस लिए आ रहा है, ये एक्स्ट्रा हो गया होगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए। हाँ, युग में जनसंपर्क काफी प्रचलित शब्द है। जन संप्रेषण का अर्थ विशाल जनसमूह के साथ संप्रेषण करने से है। इससे मध्यस्थता संप्रेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यस्थता। चलो इसे बाद में देखेंगे। जब हम एक बड़ी जनसंख्या के साथ, जैसे कि हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी जी, जब वो बात करते हैं, मन की बात आता है ना उनका, तो वो क्या करते हैं, एक, हम पूरी की पूरी भारत की जनता से वो बात कर रहे होते हैं, राइट, सबसे बात कर रहे होते हैं, तो जन समूह से। तो वो कैसे करते हैं, मास मीडिया का प्रयोग करते हैं ना, मास कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमसे अपनी बात वो एक ही बार में सब तक पहुंचा देते हैं, राइट। तो विशाल जनसमूह के साथ संप्रेषण करने से है, यानी कि जन संप्रेषण क्या है या फिर मास कम्युनिकेशन क्या है, जब एक विशाल जनसमूह से एक ही टाइम पर बात करी जाए, तो उसे कहा जाता है। और इसके अलावा इसका अन्य नाम क्या है, इसे मध्यस्थता संप्रेषण भी कहा जाता है। तो ये था किसमें, संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। अव्यक्तिक यानी इम्पर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, ये चारों हो गए। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो है प्रवाह के आधार पर। प्रवाह यानी कि जैसे कि हम जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे बात कर रहे हो, लोअर लेवल से हायर लेवल पर, यानी कि एक बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, और एक एम्प्लॉय जो है जब अपने बॉस से बात कर रहा होता है, उस कम्युनिकेशन को जो है क्या कहते हैं। तो प्रवाह प्रवाह के आधार पर तीन जो है इसके प्रकार है। पहला है लंबवत,
दूसरा है क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, और तीसरा है डायगोनल। अब सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, लंबवत संप्रेक्षण यानी कि वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या होता है, इस लेवल पर, यानी कि कैसे, इस लेवल पर। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ भी जा रहा है, यानी कि ऐसे भी आ रहा है डाउनवर्ड, और नीचे से ऊपर की तरफ भी जा रहा है यानी कि अपवर्ड। तो इसके दो प्रकार हुए, इसके दो प्रकार है, अधोगामी संप्रेक्षण और ऊर्ध्वगामी संप्रेक्षण। यानी कि अधोगामी मतलब डाउनवर्ड, ये वाला ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे कब होएगा, जब ऊपर से नीचे की ओर हो सकता है, जैसे कि मुख्य अध्यापक शिक्षकों को निर्देश देते हैं, या फिर कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज को निर्देश देता है, या फिर किसी कंपनी का जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को जो है निर्देश देता है, आदेश देता है, या फिर ऑर्डर करता है। जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, यानी कि अधोगामी संप्रेक्षण जो होता है, डाउनवर्ड जो संप्रेषण जो कम्युनिकेशन जो होता है, वो कैसा होता है, मोस्ट प्रोबेबली वो ऑर्डर्ड होता है, ठीक है ना। ऑर्डर ही दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, वहां पर आपकी रिक्वेस्ट नहीं होती है, ठीक है। वही जो है ऊर्ध्वगामी क्या होता है, ऊर्ध्वगामी यानी कि अपवर्ड, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि एम्प्लॉय से बॉस की तरफ जाता है। यह नीचे से ऊपर की तरफ जो है की ओर जाता है। जैसे कि जो है हमारे जो शिक्षक हैं वो अब मुख्य अध्यापिका से बात करेंगे, मुख्य अध्यापक से बात करेंगे, तो क्या करेंगे, वो अपनी रिपोर्ट देंगे, ठीक है ना। अपनी क्या देंगे, कोई रिपोर्ट, उन्होंने क्लास में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, या फिर कोई सुझाव देंगे, राइट। अपना कोई सुझाव दे सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई रिपोर्ट दे सकते हैं। तो ये कैसा संप्रेक्षण कहलाएगा, अपवर्ड, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जो है जाएगा, तब उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वगामी। और ये किसके अंतर्गत आ जाता है, वर्टिकल के अंतर्गत आ जाता है। वर्टिकल मतलब जो लंबवत होगा, ठीक है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ। अगला जो पॉइंट है हमारा, ये शब्दों को याद रखना है आपको, अधोगामी क्या होता है, ये ऊर्ध्वगामी क्या होता है, ये सब, ठीक है। अगला जो पॉइंट कहता है क्षैतिज या फिर समतलीय या फिर हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, तो हॉरिजॉन्टल ये जो सेम लेवल पर बात कर रहे होते हैं। अब जब स्टूडेंट क्लास में बात करेंगे तो सेम लेवल पर होगा, जब टीचर्स आपस में स्टाफ रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं तो वो सेम लेवल पर होगा, जब एम्प्लॉयज एक ऑफिस में बात कर रहे होते हैं तब वो सेम लेवल पर होगा, जब किसी संगठन के एक ही स्तर के लोग आपस में संप्रेक्षण करते हैं तो उसे क्षैतिज संप्रेक्षण जो है कहा जाता है। क्लियर यहां तक, तो उसे क्या कहा जाता है, क्षैतिज संप्रेक्षण कहा जाता है। अगला जो पॉइंट कहता है क्या है, त्रियक संप्रेक्षण यानी कि डायगोनल। किस तरीके से, डायगोनल। अब ये डायगोनल का मतलब क्या होता है, जो ऐसे क्रॉस में काम कर रहा होता है, इस तरीके से भी कर सकता है, या फिर और मतलब जो इस तरीके से काम करे। सोपान के विपरीत विभिन्न स्तरों के अधिकारी या क्रमिक यानी कि एम्प्लॉयज एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तो उसको त्रियक संप्रेक्षण या फिर डायगोनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें संप्रेक्षण विभिन्न विभागों में पृथक स्तर के रूप में होता है। अब एग्जांपल के तौर पर समझिए, जब एक कंपनी का मैनेजर दूसरे कंपनी के मैनेजर से आपस में बात करे, या फिर एक कंपनी का एम्प्लॉय दूसरे कंपनी के एम्प्लॉय से बात करे, या फिर एक स्कूल का टीचर दूसरे स्कूल के टीचर से जो है बातचीत करे, तो उसे जो है क्या कहते हैं, किस टाइप का कम्युनिकेशन कहते हैं, डायगोनल। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ये जो मैं बता रही हूँ आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहां से क्वेश्चन जो इस प्रकार बन जाता है कि कथन दे दिए जाते हैं किस तरीके का कम्युनिकेशन है, आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इन्हें बहुत ध्यान से समझ लेना है, याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, आपको बताएंगे ऐसा क्रॉस डाल के देंगे और आपको समझा देंगे, इतना इजी नहीं आता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट पे आपको देंगे, कोई ऐसी कहानी बनाकर दे देंगे क्या अभी ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो बताइए किस टाइप कम्युनिकेशन हुआ। तो इसीलिए ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारा, उद्देश्यों के आधार पर। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है बट आई होप इंटरेस्टिंग होगी, आपको अच्छा लग रहा होगा, और मैं ये पॉइंट जो है खत्म करके इसे क्लास को खत्म करूंगी, ठीक है। तो उद्देश्यों के आधार पर क्या है, उद्देश्यों के आधार पर क्या है, दो टाइप के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, औपचारिक और अनौपचारिक होता क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है। तो औपचारिक संप्रेक्षण, संप्रेक्षण में संदेश, औपचारिक संप्रेक्षण में संदेश को संप्रेषित करते हुए कुछ निश्चित नियमों, जैसे कि मैंने कहा था कि औपचारिक यानी कि फॉर्मल। फॉर्मल कब होता है, जब हम किसी ऑफिस लेवल पर या फिर जब हम काम कर रहे होते हैं वहां पर जब हम बातचीत करते हैं तो कुछ नियमों को फॉलो करना होता है ना। क्या हम अपने बॉस से ऐसे बात कर सकते हैं, तू क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या है, कुछ कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते। हमें विद रिस्पेक्ट आसपास की चीजों को समझकर, सब चीजों को देखकर बातचीत करनी होती है। कुछ नियम होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, जैसे कि ग्रीट करना मॉर्निंग में जाकर, है ना, गुड मॉर्निंग करना, या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें जो है हमें करनी होती है, वो नियम होते हैं जो हमें फॉलो ही करने हैं।
उनको फॉलो किए बिना हम जो है ऑफिशियल इनफॉर्मल जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो पालन किया जाता है, यह एक प्रकार की संगठनात्मक संरचना है। इसमें सही बार भाषा या सही उच्चारण के साथ ये सही उच्चारण की इसमें सही भाषा और सही उच्चारण की जो है आवश्यकता होती है, या फिर से होता है, ऐसे कर लीजिएगा, ये कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। इसमें सही भाषा होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बोला ना कि तू क्या कर रहा है, तू कैसे बोल रहा है, ये ऐसे भाषा नहीं यूज कर सकते हम, है ना। और सही उच्चारण भी होना चाहिए, हमने धीरे से बोल दिया और बॉस को समझ नहीं आया तो ये सारी चीजों का हमें जब ध्यान रखना होता है, तब जो है क्या होता है, औपचारिक यानी फॉर्मल जो है कम्युनिकेशन होता है। उसके अलावा अगर हम बोले तो अनौपचारिक संप्रेषण यानी कि इनफॉर्मल, इसमें इनफॉर्मल में क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें जो है संप्रेषण के लिए कोई औपचारिक नियम या अधिनियम नहीं होते हैं। ठीक ठीक है, मतलब कोई डायरेक्ट बातें नहीं हो रही होती है, इसलिए सॉरी कोई नियम नहीं होते हैं, कोई रूल्स नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप, क्योंकि आप अपने फ्रेंड से, आप अपने रिश्तेदारों से, आप अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, तो आराम से आप बातचीत कर सकते हैं, है ना। इसलिए अनौपचारिक संवादीय संप्रेषण में संदेश के विरूपण या विकृत होने की संभावना सदैव रहती है। विकृत होना मतलब कि डिस्ट्रॉय होना, उसका खराब होना, या गलत तरीके से यूज होना, या फिर कोई झूठी बात कह देना भी हो सकता है, जिससे मूल संदेश कई बार अपना सही अर्थ खो बैठता है, जिसको ग्रैपवाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है इस इंपॉर्टेंट वर्ड को, जिसको ग्रैपवाइन यानी कि अंगूरी लता संप्रेषण या अफवाह संप्रेषण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये लास्ट है, इसे हम जो है अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, अभी हम इसे यहीं पर खत्म करते हैं। और इस वर्ड को याद रखिएगा, ग्रेपवाइन, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।